तो यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय एवं विकास का आज दूसरा क्लास मैं वीरेंद्र कुमार सिंह आप लोगों के सामने दूसरा यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय एवं विकास को आगे बढ़ाते हुए तो प्रथम क्लास में हम लोगों ने कुछ बातों को जो है पढ़ा था और बातें किए थे। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि वियना सम्मेलन के बारे में बात किया गया था और वियना सम्मेलन से आगे बढ़ते हुए कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था, जो कि वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यह ऑस्ट्रिया में हुआ था, इसलिए इसकी राजधानी को भी हम लोग जान लेंगे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। और इसीलिए वियना में होने के कारण ही इसका वियना सम्मेलन नाम पड़ा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होने के कारण इसका नाम वियना सम्मेलन पड़ा और यह 1815 ईस्वी में हुआ था। ये VVI प्रश्न है, यह एग्जाम में आने की अधिक से अधिक चांस बनता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 में, और कहाँ हुआ, तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था और ये वियना जो था ऑस्ट्रिया का राजधानी है। ठीक है। उसके बाद है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये मेटरनिक जो है, वियना सम्मेलन जो था, ये सब मेटरनिक का ही देन था। ये जो है वियना सम्मेलन जो किया था, मेटरनिक किया था और मेटरनिक वहाँ का यानी ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ लेना है, क्रिकेट वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया जो है यह यहाँ का चांसलर था। उसके बाद है कि वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न हुआ। उसके बाद एक प्रश्न कुछ बीच में डाल दिया गया है कि जर्मनी जो है 39 रियासतों का संघ था। यह 39 रियासतों का संघ था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है आपके लिए कि जर्मनी जो है 39 रियासतों का संघ था। उसके बाद है कि मेटरनिक पुरातन व्यवस्था में विश्वास करता था। आप लोगों को बताया गया है, फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था कि मेटरनिक जो था पुरातन व्यवस्था में विश्वास करता था और वह घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? वह घोर प्रतिक्रियावादी था, वह निरंकुशवादी था, यही बता दिया गया है। वह शासन जो था वह क्रूरता पूर्वक शासन करता था, इसलिए उसको प्रतिक्रियावादी कहते हैं और निरंकुशवादी कहते हैं। उसके बाद है कि मेटरनिक युग आता है प्रश्न कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला। तो मेटरनिक युग जो है 1815 से 1848 तक मेटरनिक युग चला। उसके बाद है कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला, 1815 से 1848 तक जो है मेटरनिक युग चला था। उसके बाद क्या कहता है कि नेपोलियन युग। कौन सा युग? नेपोलियन युग। ये इसका जो है 1815 से 1848 तक मेटरनिक युग, यानी कि जो ये 1804 से नेपोलियन युग का भी हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि नेपोलियन युग जो है, नेपोलियन संहिता कहिए या नेपोलियन युग कहिए, वो 1804 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1804 में, और ये नेपोलियन ने लागू किया था, हमने पहले बात कर चुका है। उसके बाद आता है कि ये नेपोलियन संहिता जो था 1804 में लागू हुआ था, तो उसी को नेपोलियन युग कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेपोलियन संहिता को ही नेपोलियन युग कहते हैं। और यह नेपोलियन युग जो है 1804 से 1815 तक। स्टूडेंट को बस इतना ध्यान रखना है कि मेटरनिक युग जब आरंभ होगा तो उस समय नेपोलियन युग का अंत होगा, क्योंकि वियना सम्मेलन में नेपोलियन युग को ही अंत कर मेटरनिक युग लाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेटरनिक युग कब से, तो 1815 से, और नेपोलियन युग का अंत कब हुआ, तो 1815 में। तो जब इसका आरंभ होगा, मेटरनिक का आरंभ होगा, तो नेपोलियन का अंत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आरंभ और नेपोलियन का अंत, यानी मेटरनिक का आरंभ और नेपोलियन का अंत। उसके बाद है कि बुबरो राजवंश का अंत जुलाई 1830 ईस्वी को हो गया। इसके बारे में जो है आगे भी चर्चा है, लेकिन अभी बस यहाँ पे ध्यान देना है कि बुबरो वंश का जो है अंत जो है 1830 ईस्वी में हो गया था। यह 1830 की क्रांति में हुआ था, आगे बात की जाएगी। उसके बाद है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुबरो राजवंश का अंत जो है कब हुआ। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है कि बुबरो राजवंश का अंत कब हुआ। बच्चे लोग कम से कम इस बात को रट लेंगे कि बुबरो राजवंश का अंत कब हुआ, तो यह 1830 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि मेटरनिक का मूल मंत्र था शासन करो। क्या करो? शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, और शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो।
क्योंकि यह पुरातन व्यवस्था में था, यह निरंकुशवादी था, यह अपने शासन को बनाए रखना चाहता था। और इसको शासन को बनाए रखने के लिए अगर वो शासन में बना रहना चाहता था तो वहां पे कोई परिवर्तन न होने देना था। क्या नहीं होने देना था? कोई परिवर्तन नहीं होने देना था। अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो उसका शासन खत्म हो जाएगा। तो उसको तो परिवर्तन को रोकना था, इसीलिए वो चाहता था कि परिवर्तन न हो और हम शासन करते रहें। उसके बाद है कि तो ये भी इम्पोर्टेंट था कि मेटरनिक का मूल मंत्र क्या था कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन न होने दो। उसके बाद है कि इटली के महान क्रांतिकारी मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना की। कह रहा है कि इटली के महान क्रांतिकारी, इनका नाम अभी तो छोटा में दिया गया है लेकिन आगे इनके नाम जो है बहुत चर्चे में रहेंगे, बहुत चर्चा में रहेगा मेजनी। और मेजनी के बारे में आपको मेजनी, गैरिबाल्डी और हिटलर ये सब का जो है डिटेल में पढ़ना है। आप लोग ध्यान देंगे कि मेजनी जो है यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था। अभी बस छोटा दिया गया है, आगे इनके बारे में चैप्टर जो है लंबा है, इनके बारे में पूरा जीवनी पढ़ना है, इनका जीवन मृत्यु सब पढ़ना है, इन्होंने क्या किया। लेकिन अभी जो है बस इतना पढ़ेंगे कि इटली के महान क्रांतिकारी मेजनी थे। फर्स्ट लाइन है कि इटली के महान क्रांतिकारी मेजनी थे और मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है कि यंग इटली एवं यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मेटरनिक ने मेजनी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था। ये मेटरनिक जो बार बार सुन रहे हैं, यह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यह सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानता था? यह सबसे बड़ा दुश्मन अपने मेजनी को मानता था। अपना दुश्मन वह मेजनी को मानता था क्योंकि मेजनी जो था एक महान क्रांतिकारी था और वह संगठन बनाता था और उसका संगठन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। छात्रों का योगदान बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। और ये आपको गेस में ये प्रश्न है कि मेटरनिक ने मेजनी को अपना क्या माना? सबसे बड़ा दुश्मन माना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये मेटरनिक की बात, यहाँ पे मेटरनिक और की बात खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? मेटरनिक की बात खत्म हो गया। तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे प्रथम लाइन आपको वियना सम्मेलन याद कर लेना है। कब हुआ? 1815 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। यह भी पूछता है कि वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। उसके बाद है जर्मनी 39 रियासतों का संघ था। मेटरनिक युग 1815 से 1848 तक चला और नेपोलियन युग 1804 में जो है खत्म हो गया। नहीं, नेपोलियन युग 1804 से चला था। अब उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद उदय एवं विकास में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आगे है कि क्रांति का दौर, यानी कि जब राष्ट्रवाद आया तो राष्ट्रवाद में क्रांति होगा। स्वाभाविक है कि राष्ट्रवाद में क्या होगा? क्रांति होगा। तो राष्ट्रवाद में क्रांति हुआ तो क्रांति का दौर चला, एक समय चला कि इतना दिन से इतना दिन के बीच में बहुत सारी क्रांतियां हुई। और यह था 1830 से 1848 तक, 1830 से 1848 तक। इसमें क्या है कि तो प्रथम क्रांति के बारे में चलते हैं। 1830 की क्रांति, तो फ्रांस की जुलाई क्रांति 26 जुलाई 1830 में हुई। देखिए पहला प्रश्न, पहला क्रांति के बारे में हम लोग चलते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति यह 26 जुलाई को आरंभ हुई थी। यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण ऊपर में लिख दिए हैं कि ये फ्रांस की जुलाई क्रांति जो है 26 जुलाई 1830 को आरंभ हुई थी। 26 जुलाई 1830 को आरंभ हुई थी। उसके बाद यही क्रांति जो है 1830 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी पूछता है, बच्चे को फंसाने के लिए पूछता है कि 1830 की जुलाई क्रांति जो था इसका जो है नेतृत्व, इसका नेता कौन था, इसका लीडर कौन था? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे लाफायते। कौन कर रहे थे? लाफायते। इनका नाम थोड़ा सा लटपटा है, लटपटा नाम है कि लाफायते ने किया था। उसके बाद है कि यही क्रांति जो है 31 जुलाई को, कब? ये 26 जुलाई से 26 जुलाई को जो स्टार्ट हुआ था और यह क्रांति अब 31 जुलाई को पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 26 जुलाई से स्टार्ट होकर यह क्रांति जो है 31 जुलाई को पहुंच गया। और यहाँ पर जो है गद्दी छोड़कर वहाँ का जो राजा था, वह राजा क्या था? राजा जो था वह, उसका नाम था चार्ल्स दशम। क्या नाम था? चार्ल्स दशम, जो कि 31 जुलाई को वो जो है छोड़कर, फ्रांस छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया।
एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जितना भी राजा जो है ना, ये निरंकुशवादी जो राजा थे, वो सभी छोड़कर कहाँ भागते थे? इंग्लैंड ही भागते थे। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 31 जुलाई को गद्दी छोड़कर, ये पूछता है कि चार्ल्स दशम जो है गद्दी छोड़कर कब गया? तो 31 जुलाई को। 31 जुलाई को जो है चार्ल्स दशम इंग्लैंड चला गया। कब? तो 31 जुलाई को। उसके बाद है कि 1830 की क्रांति जुलाई में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि 1830 की क्रांति जो है जुलाई में हुई थी, इसीलिए इसको जुलाई के क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न पूछता है कि जुलाई की क्रांति से किसे जाना जाता है? तो 1830 की क्रांति को जाना जाता है। या प्रश्न डाल देगा, घुमा देगा कि 1830 की क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? तो उसको जुलाई की क्रांति के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये फंसाने वाला प्रश्न है। यह फंसाने वाला प्रश्न है कि 1830 की क्रांति को जुलाई की क्रांति भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो ध्यान देना है कि जुलाई में हुआ था, 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। उसके बाद कि 1830 की क्रांति, जुलाई क्रांति से बुबरो राजवंश समाप्त हो गया। बुबरो राजवंश का समाप्त हो गया। बुबरो राजवंश का जो है शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। शासन जो है समाप्त हो गया। बुबरो राजवंश का शासन समाप्त हो गया। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हमने देखा था कि बुबरो राजवंश का अंत हुआ 1830 में, तो इसी लाइन को यहाँ पर देखिए कि यही 1830 है और यही 1830 जो है क्रांति हुआ था। 1830 की क्रांति जो जुलाई क्रांति था, यहीं पर बुबरो राजवंश का जो है समाप्ति हो गया। बुबरो राजवंश का समाप्ति 1830। यहाँ का जो है प्रश्न यहाँ पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि जुलाई का क्रांति का प्रभाव। अब कोई क्रांति होगा तो वहाँ प्रभाव तो होगा। तो प्रभाव पे अब चलते हैं कि फ्रांस, तो प्रभाव पे है कि फ्रांस की जुलाई क्रांति का प्रभाव जो है फ्रांस के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों पर भी पड़ा। फ्रांस का जो है, फ्रांस की जुलाई का क्रांति जो हुआ ना, उसका जो है प्रभाव अन्य यूरोपीय देशों पर भी पड़ा। उसके बाद है कि मेटरनिक ने एक बार कहा था, ये जो है यही इसी के बारे में कह रहा है। फ्रांस की जो क्रांति हुआ था ना, इसी से रिलेटिव है कि एक बार मेटरनिक जो था ना, मेटरनिक ने बोला कि ये जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को, यानी सिर्फ एक फ्रांस के छींकने से यूरोप में जितने भी देश है, उस देश में क्या होता है कि सर्दी जुकाम आ जाती है। प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपके किताबों में और गेस्ट पेपर में दिया गया प्रश्न है और यह एग्जाम में आएगा। इस बात को ध्यान देना है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाती है। किसने कहा था? यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है मेटरनिक का कथन है। यह पूछता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाती है, यह कथन किसका है? तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। तो वहाँ पे आपको मेटरनिक को मार देना है। किसको मार देना है? ऑप्शन में किसको लगा देना है? मेटरनिक को आगे लगा के हम लोग जल्दीबाजी में निकल जाएंगे। फिर है कि जुलाई की क्रांति के बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण का रास्ता क्या हो गया? साफ हो गया। यानी कि यही जुलाई की क्रांति, इसका प्रभाव देखिए कितना बड़ा प्रभाव है। इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जुलाई की क्रांति जो खत्म हुआ ना, जब जुलाई की क्रांति जब आई ना, तो उसके बाद क्या हुई कि जर्मनी का और इटली का जो एकीकरण था, जो टूटा हुआ था, विभक्त था, 39 राज्यों में जर्मनी जो 39 जो संघ में जो था, रियासतों में जो टूटा हुआ था, उसको एक कर रहा था। तो यही एक करने का जो है कार्य जो है इटली के जुलाई की क्रांति के बाद उसका एकीकरण का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद है कि 1830 की क्रांति ने 1848 की क्रांति की नींव रखी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कि 1848 की क्रांति को पृष्ठभूमि तैयार कब हुआ? तो 1830 की क्रांति में जो है 1848 की क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। यानी कि यह क्रांति खत्म होना, यह क्रांति होना और इस क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार हो जाना, यानी कि रास्ता तैयार कर दिया गया कि ऐसा ये क्रांति खत्म हुआ था। अच्छा, अब आगे जो है हम लोग क्रांति के लिए लोग तैयार हो गए, जान गए। लोग उस समय तक समझ नहीं पा रहे थे कि क्रांति कैसे करना है, अब लोग जो है समझ गए कि अच्छा इस तरह से है। और यह एक विशाल क्रांति आगे चलकर 18 साल बाद 1848 ईस्वी में एक विशाल क्रांति जो है हो गया। तो 1848 की क्रांति पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी चैप्टर से आगे पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय एवं विकास में जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।